कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में। ये हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की एक श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियां। सबसे पहले बात करेंगे कुई के बारे में। भारत में क्या मानसून की अनियमितता होती है? भारत में क्या मानसून की अनियमितता होती है, अर्थात कभी मानसून आता है कभी नहीं आता। इस वजह से पूरे देश में कहीं कहीं तो अनावृष्टि हो जाती है, अर्थात कहीं बारिश बिल्कुल नहीं हुई, कहीं अतिवृष्टि अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं आंशिक वृष्टि का खतरा रहता है, अर्थात कहीं किसी टाइम पे ज़्यादा बरसात तो किसी टाइम पे कम बरसात। लेकिन राजस्थान राज्य की जो जलाभाव की मामले में है, तो इसमें तो इसकी विशिष्ट स्थिति रहती है, अर्थात यहाँ तो पानी बहुत कम रहता है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का अधिकांश भाग क्या रेगिस्तान है। राजस्थान का अधिकांश भाग क्या रेगिस्तान है। ये गलती से यहाँ लिखा गया है, कोई आगे आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल केवल प्रस्तावना की बात कर रहे हैं अभी हम। जहाँ पे क्या है, प्राय वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का अधिकांश भाग अर्थात जब कितना लगभग 61%, कितना 61% भाग क्या है रेगिस्तान है। और यहाँ पे क्या वर्षा की संभावना या वर्षा क्या है बहुत कम होती है। इसी वजह से राजस्थान में परंपरागत तरीकों से राजस्थान के जो निवासी है अपने क्षेत्र के अनुरूप अर्थात जैसा एरिया वैसे जल भंडारण के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। और जो ये परंपरागत जल संग्रहण की तकनीकें होती है, ये काल की कसौटी पे खरी उतरी है, अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे ये क्या है राजस्थान के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। जो ये तकनीक है, ये प्रणालियां हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण क्या है अपने प्रभावशाली स्वरूप में उभरी है। अर्थात जैसे राजा है, प्रजा है, सामंत है, तो इन्होंने ये जो प्रणालियां हैं उनको इतना सुंदरता से प्रभावपूर्ण तरीके से बनाया है कि ये अपने आप को खास रूप से पेश कर पा रही है। इनका विकास भी क्या है स्थानीय पर्यावरण के साथ ही हुआ है। जैसा पर्यावरण है वैसा ही इसका विकास हुआ है। इसलिए पूरे भारत में राजस्थान की जो जल संचयन विधियां हैं अपनी अलग ही विशेषता रखती है। अब बात करें इनके विकास में ऐतिहासिक तत्वों के साथ साथ बहुत सारे जो भौगोलिक कारक है इनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारा राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ साल भर बहने वाली नदियाँ होती नहीं है। एक नदी है जैसे हमारी चंबल नदी, वो भी हमारी केवल राजस्थान की नहीं है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती है। इसलिए यहाँ पीने के पानी से के संबंध में बहुत सारी समस्या रहती है। अनियमित और कम वर्षा, नदियों में पर्याप्त पानी को लेके बहुत सारी समस्याएं रहती है। यहाँ पे क्या प्रकृति और संस्कृति क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अर्थात पानी कम है तो वनस्पति भी कम है। तो इसी वजह से राजस्थान के जो निवासी है उन्होंने क्या है जल संरक्षण की तकनीकों को विकसित किया है। अब बात करें तो जल संरक्षण की तकनीक तो ये तो बन रही है, लेकिन जो हमारे कला प्रेमी हैं स्थापत्य कला के, उन्होंने क्या किया है कि जैसे हमारे राजस्थान की स्थापत्य कला के प्रेमी हमारे राजा महाराजा और सेठ साहूकारों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में क्या किया, अपने आप को या अपने नाम को चिरस्थायी परमानेंट बनाने के उद्देश्य से बहुत सारे भागों में क्या किया है, बहुत सारी बावड़ियाँ बनवा दी, कुएं बनवा दिए, तालाब, झालरे, कुंड, इन सब का निर्माण करवाया ताकि उनका नाम अमर हो सके। जैसे कि अब बात करें कि तो राजस्थान में पानी की कई परंपरागत स्रोत है, जैसे कि हमारे नाड़ी है, तालाब है, जोहड़, बंधे होते हैं, बंधा अर्थात बांध, सागर है, संबंध है, सरोवर है। तो ऐसे करके बहुत सारे जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकें विकसित की गई। अब जिसमें बात करें तो कुआं, कुआं क्या होता है, पानी का महत्वपूर्ण स्रोत राजस्थान के अंदर माना जाता है। राजस्थान में कई प्रकार के कुएं होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, झालरे भी हैं। तो झालरों की बात करें, बावड़ी झालरों को, तो इनको क्या है धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी आप निबंध लिखें तो निबंध में भी आप इसी तरह की प्रस्तावना लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। राजस्थान में क्या जल संचयन की जो परंपरागत तकनीकें हैं, इनकी जो विधियाँ हैं ये उच्च स्तर की है। इनके विकास में राज्य की जो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है ये क्या है कि जो बावड़ियाँ हैं, जो हमारे परंपरागत तकनीकें इनके विकास में अपना योगदान देती है। जहाँ क्या प्रकृति और संस्कृति क्या एक दूसरे के अंदर समायोजित हो जाती है। राजस्थान के जो किले हैं ये तो वैसे ही प्रसिद्ध है, इनका जल प्रबंधन विशेष रूप से देखने योग्य होता है। अर्थात जब किलों में आप जाएंगे
तो इसमें क्या जल प्रबंधन की तकनीकें देखेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। और ये शिक्षाप्रद अर्थात इनसे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अब जल संचयन की जो परंपरागत तकनीक है वहाँ के सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ जल के प्रति जो हमारा धार्मिक दृष्टिकोण है ये हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों की पूजा को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह हमने देखा जो प्रस्तावना के बारे में। अब बात करें छोटी छोटी बातों के बारे में कि यहाँ के जो स्थानीय लोग अर्थात राजस्थान के जो स्थानीय लोग हैं ये पानी के कृत्रिम स्रोतों का निर्माण करते हैं, जिन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों ने पानी की प्रत्येक बूंद का व्यवस्थित उपयोग करने वाली जो लोक कथाएं हैं, आस्थाएं, इनको विकसित किया है, जिनके आधार पर प्राकृतिक जल का संचय करके क्या कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने को इन्होंने आसान बना लिया है। क्योंकि हम मान सकते हैं कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ का जीवन कैसा होगा। राजस्थान में पानी की कमी है लेकिन फिर भी राजस्थान का जीवन क्या है, सौम्य और सुरम्य है। पश्चिमी राजस्थान में जल संचयन के महत्व पर तो बहुत जोर दिया गया, इसीलिए उनके लिए क्या कहा गया है कि उनको पानी को घी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया है। अर्थात वो कहते थे घी ढुड़िया हमारा की नहीं जासी, अर्थात यदि मेरे घर में घी गिर जाए, घी डुल जाए तो मेरा की नहीं जासी, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं जाता। घी डुड़या हमारा की नहीं जासी, पानी ढुड़या मारो जी बढ़े। यदि पानी गिर जाएगा, पानी ढुल जाएगा तो मेरा जीव जलता है, अर्थात मुझे बहुत दुख होता है। तो ऐसी बातें कही जाती है हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग के लिए। जल उचित प्रबंधन हेतु राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में आज भी सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र में उसमें पराती में चौकी रखकर उस पर बैठकर स्नान करते हैं। अर्थात पहले पराती लेंगे, जैसे पराती ले ली और पराती के ऊपर क्या रखेंगे, चौकी रखेंगे, और चौकी पे बैठ के हम क्या करेंगे, नहाते हैं, ताकि जो हमारा पानी होगा नहाने के बाद जो पानी है वो हमारे पराती के अंदर इकट्ठा हो जाए। तो आप ये सब तो जानते हैं, पराती, चौकी, ये सब चीज़ें तो आप वैसे भी समझते होंगे। जिससे क्या होता है, जो शेष बचा हुआ पानी है वो अन्य उपयोग में ले सके, जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं इनमें डाल सके। तो राजस्थान में जल संचयन की बहुत सारी विधियां हैं, एक एक करके उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप इसी तरह निबंध भी यदि लिखेंगे तो निबंध की भी प्रस्तावना और इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला आता है तालाब। वर्षा के पानी को संचित करने के लिए तालाब बहुत अच्छा और बहुत पुराना स्रोत है। प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में बने इन तालाबों में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनी हुई है। इन्हें क्या हर प्रकार से क्या रमणीय और दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जाता है। जितने भी तालाब बनाए जाते हैं ये क्या है, रमणीय होते हैं और दर्शनीय स्थल के रूप में इनको विकसित किया गया है। इनमें क्या अनेक प्रकार के जो भित्ति चित्र है तालाबों के पास में, तो इनके बरामदे, तबारे, ये सब बनाए जाते। तबारे तो अर्थात जो 3 दीवार वाला जो घर होता है उसे तबारा कहा जाता है। तो बरामदे, तबारे ये तालाबों के पास में बनाए जाते हैं। कुछ तालाबों की तो तलहटी के पास में क्या कुएं भी होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। कि जैसे ये हमारा तालाब है, ये तालाब वाला क्षेत्र है, ये तालाब है, ये तालाब, लेकिन इसके पास में क्या है, एक छोटा सा कुई भी बना दिया जाती है। तो इसके छोटे से पास में कुई है तो इसमें क्या है, पानी अच्छा और साफ रहता है। तो तालाब में क्या है, तो हो सकता है तालाब में तो थोड़ी गंदगी हो लेकिन कुई के अंदर साफ सफाई रहती है। तो आप इसको देख सकते हैं, कुई बन गई हमारी। फिर बात करें, तालाब को समुचित देखभाल की जाती है, जिससे उनकी जिम्मेदारी किस पर होती है, समाज पर। अर्थात समाज पर उसकी जिम्मेदारी होती है कि तालाब साफ सुथरा रहे। धार्मिक भावनाओं से बने तालाबों को रख रखाव तो बहुत अच्छी तरह हुआ है, लेकिन आज इन तालाब की स्थिति कैसी होगी, दयनीय होगी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आज बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के कई क्षेत्रों में जल अभाव के कारण, पानी की कमी के कारण ग्रामीण महिलाओं को बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ता है, जिसके कारण उनका अधिकांश समय तो क्या जल की व्यवस्था करने में ही निकल जाता है। अर्थात 2-4 घंटे तो केवल पानी की व्यवस्था करने में ही निकल जाता है। अब अगली तकनीक की बात करते हैं। अगली तकनीक हमारी झीलें। कौन सी? झीलें। राजस्थान में जल की परंपरागत ढंग से सर्वाधिक संचय किसमें होता है? झीलों में। अर्थात राजस्थान में उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर को तो झीलों की नगरी तक कहा जाता है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध झीलें स्थित है, जिनके निर्माण में राजा महाराजाओं, बंजारों, आम जनता, इन सब का योगदान सम्मिलित है। झीलों के महत्व का अनुमान तो झीलों की विशालता से लगाया जा सकता है। उदयपुर में क्या है, विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं, जैसे हमारी जयसमंद झील, उदय सागर झील, फतेह सागर, राजसमंद, पिछोला। इनमें क्या है, काफ़ी मात्रा में जल का संचय किया गया है। इन झीलों से क्या है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी किया गया है।
इसके अलावा इन झीलों से जो पानी रिस रिस कर बावड़ियों में पहुंचता है, वहाँ पे क्या इस पानी का उपयोग किस में करते हैं, हमारे पेयजल के रूप में करते हैं। जैसे कुछ झीलों का निर्माण तो हमारे, जैसे फौज सागर झील अजमेर की है, एक झील हमारी राजसमंद झील है हमारे राजसमंद की। तो इन झीलों का निर्माण तो हमारे जो अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया है। एक जो हमारा शुक्र तालाब है नागौर का, इसका निर्माण भी हमारे क्या है, अकबर के द्वारा नागौर में अकाल राहत कार्य के लिए किया गया है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। फिर आती है हमारी अगली चीज़, नाड़ी। ठीक है, जल संरक्षण की तकनीक हमारी क्या, नाड़ी। नाड़ी की बात करते हैं, नाड़ी भी एक प्रकार का पोखर होता है। नाड़ी क्या होता है, एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा जल का संचय किया जाता है। इसका जलग्रहण क्षेत्र क्या है, विशिष्ट प्रकार का नहीं होता है, अर्थात जलग्रहण क्षेत्र क्या स्पेशल नहीं होता। सबसे पहली बात करें तो पक्की नाड़ी का निर्माण की बात देखिए तो 1520 में सबसे पहले पता चलता है कि राजस्थान में पक्की नाड़ी का निर्माण किया गया था। कब, जब हमारे राव जोधा जी, कब, जब राव जोधा जी जोधपुर के निकट एक नाड़ी उन्होंने बनवाई थी। राव जोधा जी ने जोधपुर के पास में एक नाड़ी बनवाई थी। पश्चिमी राजस्थान में लगभग हर गांव में कम से कम एक नाड़ी जरूर मिलती है। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में। और नाड़ी बनवाते समय वर्षा के जल की मात्रा और जलग्रहण क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है और फिर जगह का चुनाव करते हैं। जो रेतीले मैदान है उन मैदानों में नाड़ी 3 से 12 मीटर गहरी होती है। जो रेतीले मैदान हो गए तो उसमें नाड़ी कितनी, 3 से 12 मीटर गहरी होती है। अब बात करें इनका जलग्रहण क्षेत्र आगोर, ये भी बहुत बड़ा होता है जहाँ से पानी आता है। यहाँ पर रिसाव कम होने के कारण इनका पानी क्या 7 से 10 महीने तक चलता है। एक बार पानी बढ़ने के बाद कहाँ कितने दिन चलता है, 7 से 10 महीने चलता है। हमारा केंद्रीय वृक्ष अनुसंधान संस्थान काजरी है जोधपुर का, तो ये इन्होंने क्या एक सर्वेक्षण किया और इनके सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर में पानी की कुल आवश्यकता में से 37% ज़रूरतें तो नाड़ियों से ही पूरी हो जाती है। क्या 37% ज़रूरतें तो क्या नाड़ियों के द्वारा ही पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं नाड़ी, तो नाड़ी सतह पर क्या, नाड़ी भू सतह पर बना प्राकृतिक गड्ढा होता है। नाड़ी क्या होता है, भू सतह पर बना प्राकृतिक गड्ढा होता है जिसमें वर्षा जल का संग्रह, वर्षा जल क्या आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसमें क्या, तो वर्षा जल आकर इकट्ठा हो जाता है। कुछ समय बाद क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो इन नाड़ियों में गाद भरने लगती है और गाद भरने से क्या जल संचय क्षमता इनकी घट जाती है। इसलिए समय समय पर इनकी खुदाई की जाती है और इन नाड़ियों की जल क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ बात करें नाड़ियों की जल क्षमता को बढ़ाने के लिए एक या दो ओर से इसके दो तरफ क्या करते हैं, पक्की दीवारें बना देते हैं। नाड़ी के जो जल की गुणवत्ता की समस्या बनी रहती है, नाड़ी के जल की गुणवत्ता की समस्या बनी रहती है, क्यों, क्योंकि उनमें मवेशी आकर भी पानी पीते हैं क्योंकि खुली होती है। आजकल जो नाड़ियाँ है ये प्रदूषण और गाद जमा होने की वजह से अपना वास्तविक स्वरूप खो दिया है, इसीलिए इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसा कि नाड़ी आप देख रहे हैं, ये तो ये एक नाड़ी है। ठीक है, तो ये पायथान है जहाँ से पानी रिस रिस का आता है, चारों तरफ से आता है। इसमें क्या है, जानवर भी आके पानी पीते हैं, गाद भी जमा होती है, इस वजह से ये क्या है, प्रदूषित होती जा रही। अगली तकनीक आती है हमारी कौन सी, बावड़ी। अगली कौन सी तकनीक आती है, बावड़ी। तो राजस्थान में कुओं और सरोवर की तरह ही वापी या बावड़ी का निर्माण हमारी एक परंपरा है। यहाँ पर क्या हड़प्पा की युग की संस्कृति में बावड़ियाँ बनाई जाती थी। प्राचीन शिलालेखों में भी बावड़ी का निर्माण का उल्लेख पहली शताब्दी टाइम से मिलता है। अब बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में अधिकांश बावड़ियाँ मंदिर के सहारे बनी हुई। बावड़ियों और सरोवर क्या है, प्राचीन काल से ही पीने के पानी और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत बने हुए हैं। क्या बावड़ियाँ और सरोवर क्या है, प्राचीन काल से पीने के पानी और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत बने हुए हैं। और आज की तरह जब जल घरों में नल और सार्वजनिक हैंडपम्प नहीं थे, ठीक है, जब पहले के टाइम पे जब हमारे घर घर में नल नहीं थे, हैंडपम्प नहीं थे, तो गृहिणियाँ क्या करती थी, सुबह और शाम कुएं और बावड़ी सरोवर में जाती थी और पीने का पानी लेके आती थी। जब बावड़ियाँ हैं तो बावड़ियों का जल लवणीय नहीं होता, अर्थात मीठा होता है। इनका निर्माण बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। राजस्थान में बावड़ी का निर्माण क्या मुख्य रूप से जल संचय के लिए किया जाता है और आज भी ऐसी बावड़ियाँ बनी हुई है जिन आरंभ में क्या है, ऐसी भी बावड़ियाँ बनी होती थी जिसमें आवासीय व्यवस्था हुआ करती थी, अर्थात बावड़ियों में घर भी बने होते थे। आज के प्रदूषण युग में प्राचीन बावड़ियों की दशा अच्छी नहीं है और यदि समय रहते इनका जीर्णोद्धार नहीं किया तो समय से पहले ये नष्ट हो जाएगी। तो बावड़ियाँ हैं। फिर अगली आती है हमारी झालरा। झालरा तकनीक की बात करें तो झालरा का कोई जल स्रोत नहीं होता।
ये अपने से ऊंचाई वाले स्तर पर जो तालाब या झीलें होती हैं उनका पानी का रिस कर इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे कोई झील है, एक मिनट, कि ये हमारी कोई झील है या तालाब है, तो पास में क्या करेंगे, एक झालरा बना देंगे। क्या बना देंगे, एक झालरा बना देंगे, एक अर्थात गड्ढे वाली चीज़ बना देंगे, जिसमें क्या है, यहाँ सीढ़ियाँ 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 करके नीचे जाते जाएंगे। जैसे नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ क्या पानी इकट्ठा मिलता है। तो ये हमारे क्या झालरे होते हैं। तो इनके पास खुद का पानी कहीं से नहीं आता, ये जो पास में तालाब या झील होती है उनका पानी रिस रिस कर इनके अंदर आता है। इनका स्वयं का कोई आगोर या पायथान नहीं होता। झालरों का पानी पीने के उपयोग में नहीं आता, बल्कि इसका उपयोग धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने, सामूहिक स्नान करने और अन्य कामों के लिए करते हैं। अधिकांश झालरों का आकार कैसा होता है, आयताकार, जिसके क्या होते हैं, तीन और सीढ़ियां बनी होती है। अधिकांश झालरों का क्या वास्तुशिल्प अद्भुत होता है। जल संचय की दृष्टि से देखें तो ये अपना बहुत अच्छा महत्व रखती है। आज इनके संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारे झालरे, जैसे एक रानी जी का झालरा है बूंदी का, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको गुजराती भाषा में वाव कहते हैं। जैसे हमारे 200 रुपये का नोट है, तो 200 रुपये के नोट के पीछे क्या है, रानी की वाव का चित्र बना हुआ है। ये भी हमारे जल संरक्षण की एक तकनीक थी। फिर आता है अगली तकनीक हमारे टोबा। टोबा की बात करते हैं, नाड़ी की तरह आकृति वाला एक जल संग्रह केंद्र होता है टोबा। अब इसका आगोर पायथान बात करते हैं, नाड़ी में अधिक गहरा होता है। नाड़ी में क्या है, पायथान अधिक गहरा होता है। इस प्रकार थार के रेगिस्तान में टोबा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सघन संरचना वाली भूमि होती है जिसमें पानी रिसाव कम होता है, टोबा निर्माण के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। जहाँ पानी का रिसाव कम से कम होता है, घनी मिट्टी होती है, वहाँ पे क्या टोबा अच्छा बन सकता है। इसका ढलान नीचे की ओर होना चाहिए और इसके जल का क्या उपयोग मानव और जो मवेशी है उनके द्वारा किया जाता है। टोबा के आसपास नमी होती है, इस कारण क्या प्राकृतिक घास उसके आसपास उग जाती है, जिससे क्या जानवर उस घास को चरने लग जाते हैं। अब मानसून की बात करते हैं, जब मानसून आता है तो उसके साथ ही जो लोग सामूहिक रूप से टोबे के पास ढाणी बनाकर रहने लगते हैं। सामान्यतः टोबाओं की बात करें तो 7 से 8 महीने तक उसका पानी रुकता है। राजस्थान में हर गांव में जाति और समुदाय विशेष के द्वारा पशुओं और जनसंख्या के हिसाब से टोबे बनाए जाते हैं। एक टोबे के जल का उपयोग उसकी संचयन क्षमता के अनुसार 1 से 20 परिवार कर सकते हैं। अर्थात उसमें कितना पानी आ सकता है, इसी के आधार पर क्या 1 से 20 परिवार उसका पानी का काम उपयोग कर सकते हैं। इसके संरक्षण की बात करते हैं, इसके संरक्षण का कार्य विशेष प्रकार से किया जाता है, अर्थात खुदाई करके पायथान को बढ़ाया जा सकता है। फिर बात करें आगे कुंडी या टाका। किसकी बात करें, कुंडी या टाका की। तो कुंडी या टाका राजस्थान के रेतीले जो ग्रामीण क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान की, तो वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए परंपरागत प्रणाली है। इसे कुंड भी कहते हैं, कुंडी भी कहते हैं। तो इसे संग्रहित जल का जो इसमें पानी इकट्ठा किया जाता है उस जल का उपयोग पेयजल के लिए किया जाता है। तो उस जल का उपयोग किसके लिए करते हैं, पेयजल के लिए करते हैं। यह एक प्रकार का छोटा सा और भूमिगत सरोवर होता था पानी के अंदर। जैसे ये टांका तो आपने देख लिया होगा, तो टांके में क्या होता है, जैसे ये एक टांका है तो टांके में इधर से पानी आता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और ऊपर से इसको ढका हुआ रहता है। तो पानी के अशुद्ध होने या खराब होने की संभावना कम से कम। अब जो हमारा टांका है तो इसको क्या ऊपर से ढक दिया जाता है, टांके को क्या ऊपर से ढक दिया जाता है। कहीं कहीं पर तो इसको खराब होने से रोकने के लिए इसके जल स्रोत पर ढक्कन और ताला भी लगा देते हैं। इसका निर्माण कहाँ करते हैं, मरुभूमि में किया जाता है। क्यों, क्योंकि मरुस्थल का अधिकांश भूजल क्या है, लवणीयता से ग्रस्त होने के कारण पेय के रूप में स्वीकार्य नहीं होता, अर्थात पीने का पानी के रूप में काम नहीं आता। वर्षा जल का संग्रह की बात करते हैं, इन कुंडों में करते हैं। और कुंड का निर्माण भी हर जगह होता है। पहाड़ पर बने किलों में, पहाड़ की तलहटी में, छत की घर की छत पर, आंगन में, मंदिर, गांव के बाहर, अलग क्षेत्र में, खेत में, सब जगह हमारे इन कुंडों का निर्माण किया जा सकता है। अब बात करें इनका निर्माण सार्वजनिक रूप से लोगों, सरकार के द्वारा, या निजी निर्माण या स्वयं व्यक्ति या परिवार कोई भी करवा सकता है। निजी कुंड का निर्माण घर के आंगन या चबूतरे पर करते हैं, जबकि सामुदायिक कुंडों का निर्माण कहाँ करते हैं, पंचायत की भूमि पर। अब इनका उपयोग देखें तो इनका उपयोग गांव वाले करते हैं। गांव में इन कुंडों के पास खुले हुए हौज भी होते हैं जिनकी ऊंचाई कम रखी जाती है, जिसका उपयोग किसमें करते हैं, हमारे यदि आप गांव गए होंगे तो इन कुंडों के पास में क्या है, छोटी छोटी नालियाँ बनी होती है, नालियाँ या हौज होते हैं छोटे छोटे, जिनसे आसपास के जो भेड़ बकरी या ऊंट गाय जो भी निकलते हैं तो वो क्या है, अपने पीने का पानी इनसे लेते हैं।
फिर बात करें कुंड या कुंडी की, तो कुंड या कुंडी का निर्माण जगह के अनुसार किया जाता है। आंगन या चबूतरे का ढाल जिस ओर होता है उसके निचले भाग में कुंडियाँ बनाई जाती है, जिन्हें गारे चूने से लीप कर पोत देते हैं। वर्तमान में इन कुंड की बात करें, दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर कर देते हैं। इन कुंड है तो कुंड की दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर कर दिया जाता है। जिस आंगन में पानी को इकट्ठा किया जाता है वहाँ आगोर या पैथन कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, आगोर या पैथन कहते हैं, और इसको साल भर साफ सुथरा रखते हैं। पायथन की बात करें तो पायथन से बहकर बारीक सुराखों से होता हुआ पानी अंदर आ जाता है, और इन सुराखों के मुहाने पर क्या लगी होती है, जाली, जिससे कचरा और पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं ये अंदर नहीं घुसती है। कुंडी या कुंडी की बात करें तो 40 से 50 फुट गहरा होता है, और इसमें प्रदूषण को रोकने के लिए सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। और पानी कैसे निकालते हैं, इससे पानी को खींच कर निकाला जाता है। फिर अगली विधि आती है हमारी खड़ीन। खड़ीन की बात करें तो ये जैसे मान लो कि ये हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है और ये हमारा पायथन वाला क्षेत्र है, अर्थात जहाँ से पानी आता है। तो पानी आता है और यहाँ पे क्या है कि बांध जैसा क्षेत्र बना दिया है, तो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। धीरे धीरे पानी इकट्ठा होगा और इस जो भूमि है, इस भूमि में पानी का स्तर बन जाएगा, और यहाँ पे एक छोटी सी कुई बना दी जाएगी और इस कुई से पानी निकाल लेंगे। तो ये पानी इकट्ठा होगा, इसका उपयोग अपन किस में कर सकते हैं, अपन खेती के अंदर कर सकते हैं। तो हमारी क्या है, खड़ीन। तो खड़ीन के बारे में बात करें तो खड़ीन क्या है, जल संरक्षण की परंपरागत विधियों में बहुउद्देशीय व्यवस्था होती है, अर्थात इससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ये परंपरागत तकनीकी ज्ञान पर आधारित होती है। खड़ीन मिट्टी का बना हुआ बांधनुमा क्या होता है, अस्थायी तालाब होता है, जो क्या करता है, किसी ढाल वाली भूमि के नीचे, वो ढाल वाली भूमि होती है तो ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित करते हैं इसको। इसकी दो तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी ओर से पत्थर की मजबूत दीवार बना देते हैं। तो दो तरफ से तो मिट्टी की पाल उठा देते हैं, तीसरी तरफ से मजबूत दीवार बना देते हैं। खड़ीन की ये जो पाल होती है इसको धोरा कहते हैं। धोरे की लंबाई क्या, पानी के आवक के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना पानी आ रहा है इसके हिसाब से इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। पानी की मात्रा अधिक होगी तो खड़ीन को भरकर पानी अगले खड़ीन में भेज दिया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे पानी सुखाकर खड़ीन की भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है। फिर आगे बात करें खड़ीन की, तो खड़ीन में पानी को निम्न ढालू वाले स्थानों पर इकट्ठा करके फसलें उगाई जाती है। जिस स्थान पर पानी इकट्ठा होता है उसे खड़ीन, और उसे रोकने वाले बांध को खड़ीन बांध कहते हैं। अर्थात जिस स्थान पर पानी इकट्ठा होता है उसे तो खड़ीन कहते हैं, और जहाँ बांध बनाया जाता है उसे खड़ीन बांध कहते हैं। खड़ीनों की बात करें तो शुष्क प्रदेशों में जो अधिक परिश्रम वाली फसलें होती है वहाँ पे ये उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें न तो अधिक निराई की जरूरत पड़ती है, न अधिक गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, न ही रासायनिक जो उर्वरक और कीटनाशक इनकी जरूरत पड़ती है। जो ये खड़ीन होती है इनके पास कुएं बना देते हैं, जो जिससे क्या होता है, खड़ीन से रिसकर पानी इनके अंदर आ जाता है, और उस पानी का उपयोग किस में करते हैं, पीने के लिए कर सकते हैं। अब बात करें हम तो परंपरागत जो जल स्रोत है उनकी गुणवत्ता की बात करें तो कई क्षेत्रों का अवलोकन करने पर हमें पता चला कि अधिकांश स्थानों पर जो बावड़ियां हैं उनके ऊपर पेड़ बन गए, जिससे उनसे के ऊपर पत्तियां गिरती है, जिससे जैविक नाइट्रेट की वृद्धि होती है। और अन्य स्थानों पर तो जल स्तरों पर मानवीय कृत्य ऐसे हो गए हैं कि वो प्रदूषण का केंद्र बन गए हैं। मुख्यतः बात करते हैं जो हमारे जैसे कई अतिक्रमण, दुकानें, मकान और कचरा डालने की जगह ये बन गई है। जो हमारे जल संरक्षण की तकनीकें हैं ये हमारे कचरा डालने की जगह बन गई है। इन संदूषित या प्रदूषित जल स्रोत है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा और जैव ऑक्सीजन मांग ये भी अधिक हो गई है, जिसके कारण क्या शैवालों की वृद्धि हुई है, और जो हमारे जलीय जीव है इनको खतरा हो गया है। अब बात करें तो जो हमारे प्राकृतिक पारंपरिक जल स्रोत है ये अतीत में पेयजल आपूर्ति में सक्षम थे, आज ये क्या हो रहे हैं, प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। अब हमें बात करें जो हमारी छतें हैं, छतों के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए। हमारे देश में हर साल भूजल स्तर गिर रहा है, और गिरने की वजह से 4000 घन किलोमीटर जल का आधे से 2/3 हिस्सा बेकार बह जाता है। अर्थात कि जितना भी पानी हमारे बारिश के जरिए आता है तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा अर्थात 2/3 हिस्सा तो बहकर चला जाता है। दूसरी तरफ देखें तो तेजी से जनसंख्या भी बढ़ रही है, जिस कारण क्या भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। पक्के मकान और जो फर्श है, पक्की सड़कें, इनकी वजह से जो कंक्रीट का जंगल हो रहा है, अर्थात चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट हो रही, इस वजह से भूमि के अंदर क्या है, पानी नहीं जा पा रहा है। भूजल के अत्यधिक दोहन से बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से देश के अन्य भागों में वर्षा के जल के संग्रहण की योजना बनाई जा रही है। जैसे हमारे अटल भूजल योजना है, राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना है, तो इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही है।
इसके तहत वर्षा काल में भवनों की जो छत है उनसे बहने वाले पानी को इकट्ठा करने की अनिवार्यता लागू की जा सकती है कि वर्षा काल में क्या हो, जो पानी आता है तो इसका इकट्ठा किया जाए। जो रूफ टॉप है वहां से जल संग्रहण तकनीक गिरते भूजल को बढ़ाने में बहुत अच्छा कदम साबित होगी। अब बात करें आधुनिक युग की, तो आधुनिक युग में छतों की बात करें तो प्राय आरसीसी की बनाई जाती है, जिससे छत पर इकट्ठा होने वाला पानी और अन्य जल की निकासी का प्रबंध आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो कोयलों की छतें होती थी तो वहाँ ये संभव नहीं था। कई जगह कुछ निकासी छिद्रों के द्वारा नीचे गिरने दिया जाता है और कुछ भवन होते से पाइप के द्वारा क्या करते हैं, भूजल में उतार देते हैं, था पाइप के द्वारा क्या करते हैं, पाइपों से भूतल में उतार देते हैं। इस तरह जो बहने वाला वर्षा जल है इसको पाइप के माध्यम से कुएं में डाला जाता है पानी को। अब बात करें इन पाइपों का, एक किनारा तो वर्षा जल इकट्ठा करने वाले पाइप से बांध देते हैं, दूसरा किनारा कुएं के अंदर सुविधाजनक स्थिति में छोड़ देते हैं। अर्थात जो हमारी छतें हैं, छतों से एक पाइप निकाला जाता है, पाइप का एक हिस्सा तो छत पे लगा दिया जाता है, दूसरा हिस्सा कहाँ लगा दिया जाता है, कुओं में। कुओं में छोड़े जाने वाले सिरे के मुंह पर एक प्लास्टिक की महीन जाली लगा दी जाती है, जिससे क्या कचरा उनके अंदर ना जाए, जिससे धूल मिट्टी के कारण कुएं में जाने से रोका जा सके। इस विधि को अपनाने से कुओं के जल स्तर में वृद्धि होती है और वर्षा जल को छत से इकट्ठा करके भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण का ये बहुत अच्छा उपाय है। अब बात करें जलों के भंडारण का। जल के भंडारण की बात करें तो वर्षा के पानी को स्थानीय जरूरतें और भौगोलिक स्थितियों इनके हिसाब से संचित किया जाना चाहिए। भूमि के अंदर जल पहुंचाने के लिए यहाँ जहाँ भी संभव हो छोटे छोटे तालाब बनाएं और उनको वर्षा जल को इकट्ठा करें। घर की छतों का पानी घर में टैंक बनाकर इकट्ठा करें। स्कूल कॉलेज और जितने भी सरकारी भवन है इनकी छतों पर पानी को व्यर्थ ना बहने दें। इमारत के आसपास जो भी जगह मिले वहाँ टैंक बनाए और पानी जो आता है उनको पाइपों की व्यवस्था से क्या करें, वहाँ पे इकट्ठा करें। तालाब और एनीकट के पाल को दुरुस्त करना चाहिए, जिससे उनमें भरने वाला पानी फालतू ना बहे। तालाब और एनीकट की भराव क्षमता है उसके लिए क्या करें, उनमें जो मिट्टी या गाद भर गई है उसको खोदकर निकालें। जो हमारे पहाड़ी और उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं वहाँ पे मेड़बंदी करके वहाँ के पानी को भी इकट्ठा करें। अपने अपने खेतों में मेड़बंदी करनी चाहिए, खेतों के लिए पानी को इकट्ठा करना चाहिए, पानी को बहने से रोका जाना चाहिए और भूजल को बढ़ाया जाना चाहिए। गाँव में तालाब की खुदाई के लिए श्रमदान के लिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि तालाब खुदे। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में जो अनेक जल स्रोत बने हुए थे, यदि परंपरागत जल स्रोतों को हमने नहीं बचाया तो आगे वाली पीढ़ी ये इस बात को नहीं समझेगी, अर्थात वो हमें माफ़ नहीं करेगी। पिछले सालों में हमने बहुत सारे इनको अनदेखी करके इनको नष्ट किया है, लेकिन आगे हम क्या करेंगे, हम भूजल के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। गांव गांव और शहर शहर में जितने भी जल स्रोत बने हुए हैं इनको हम पुनरुद्धार करेंगे। इनमें कूड़ा करकट मिट्टी कंकड़ ये सब नहीं डालेंगे, साथ ही साथ इनको साफ रखेंगे। तो जल स्रोत है तो जल स्रोतों में आने वाले मार्ग होंगे उनको ठीक करेंगे। जल के मार्ग में आने वाले जितने अवरोध उनको हटाएंगे। हमारी जो भूलें आज तक हो चुकी है, ठीक है, हमने जो भी भूलें की है उनका समाधान हमें सब मिलकर ही करना है। हम एक एक करके अनेक बन सकते हैं और श्रमदान करेंगे और इन जल स्रोतों को साफ करेंगे। अब बात करें कुएं और बावड़ियों की, तो कुएं बावड़ी और तालाब क्या है, हमारी विरासत है जो पुरखों ने हमें दी है, इसलिए हम इनको क्या संभाल के रखेंगे। तो ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अब एक योजना है हमारी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, अर्थात नरेगा की बात करें तो 1 अप्रैल 2008 से यह योजना पूरे देश में लागू हुई थी। इस योजना में केंद्रीय स्तर पर जिन कार्यों की सूची बनाई गई उसमें जल संरक्षण और जल संग्रहण की प्राथमिकता से रखा गया है। अर्थात नरेगा में जो कार्य किया जाता है उसमें जल संरक्षण का कार्य प्राथमिक स्तर पर रखा गया है और यह कार्य उनके जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हीं से करवाया जाता है। इस राष्ट्रीय योजना में जल का धन का पर्याप्त प्रावधान है। कार्य भी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार करवाया जाता है। यदि इस कार्य को पूरी निगरानी के साथ किया जाएगा तो स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। तो भंडारण के जरिए राजस्थान में नहीं पूरे देश में जल पानी से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनको समाप्त करने में मदद करेंगे। तो इस तरह आज हमने जल संरक्षण की तकनीकों के बारे में देखा। बहुत सारी तकनीकें थी, उनमें हमारा क्या क्या समस्याएं आ रही है वो देखी, जो नवीन तकनीकें हैं उनको देखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।